Now we start a new topic, moment of inertia. Moment of inertia. उसे समझने के लिए कुछ कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा ट्रांसलेटरी मोशन से। तो एक कंपैरिजन टेबल बना लेते हैं। जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन, यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है और यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, रोटेशन। देखिए, सपोज दैट एक कार है और दिस इज ए कार, ये मूव करती है और कुछ टाइम बाद तो इस केस में हम लोग पढ़ते हैं एक टर्म डिस्प्लेसमेंट, है ना। गिवन टाइम में कार का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बट यही चीज कुछ ऐसी होती, मैं बात कर रहा हूं फैन की। सोचो फैन है, इस तरह से ब्लेड है उसके। किसी एक ब्लेड के बारे में मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो इसको मैं कुछ देर के लिए मिटा देता हूं। क्लियर? ये फैन का ब्लेड है, कुछ टाइम के लिए मैं मिटा देता हूं इसे। ठीक, ये रोटेट कर रहे हैं गिवन टाइम में। सपोज दैट ये 90 डिग्री टर्न हो गया। अभी जो ब्लेड यहां था वो कुछ यहां आ गया, 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो इस केस में ऐसे टर्न हुआ, यहां से 90 डिग्री। तो इस केस में अगर जो मैं बात करूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो उससे ज्यादा अच्छा हमें होगा कि हम लोग एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ एंगल। क्योंकि देखा जाए तो यहां का जो पार्टिकल है वो इतना पाथ ट्रेवल किया, उसकी डिस्प्लेसमेंट ये हुई। जो यहाँ का पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, जो यहाँ का पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। मीन्स इस फैन के ब्लेड पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो वो अलग अलग होगा, हाँ या ना। देखो यहाँ सोचो, ये पार्टिकल ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये वाला यहाँ आ गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए पार्टिकल के लिए इतना डिस्प्लेसमेंट, बी के लिए ये डिस्प्लेसमेंट, सी के लिए ये डिस्प्लेसमेंट। हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ है। क्लियर है ना? तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। एक और तरीका है जिससे बहुत ही आसान तरीके से बताया जा सकता है। अगर ये बोला जाए कि ये फैन 90 डिग्री एंगल टर्न हुआ है, तो किसी भी पार्टिकल के बारे में देखा जाए तो वो 90 डिग्री टर्न हुआ है। ये भी 90 डिग्री एंगल टर्न हुआ है, ये भी एंगल 90 डिग्री टर्न हुआ है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग रोटेशन के केस में जब कोई पार्टिकल किसी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करती है, तो हम लोग एक टर्म डिस्कस करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसे लिखते हैं थीटा से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग यहां डिस्कस करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और उसे हमने यहां लिखा था एस से। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसा ही रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन्स रोटेशन में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि कोई गिवन पार्टिकल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है।
देखो बहुत ही आसान हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि फैन थीटा एंगल से डिस्प्लेस हुआ है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका थीटा है और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, तो बहुत ही आसान हो गया है, यानी कि सारे के सारा जो इस पे पार्टिकल था वो 90 डिग्री एंगल टर्न लिया है। क्लियर है? और फिर हम लोग यहां बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी की। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, तो आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल ऐसा ही यहां भी है एंगुलर वेलोसिटी। यहां बात करूंगा एंगुलर टर्म ऐड हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही थीटा बाय टी। मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में कितना टाइम लैप्स हुआ, तो उसे डिवाइड कर दो, आपको जो क्वांटिटी मिलेगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब वैसा ही है, यानी कि आपको मिल गया कि v इज इक्वल टू, दिस इज v इज इक्वल टू एस बाय टी। अब आ गया एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था आपको याद है, v माइनस यू बाय टी। यहां भी वैसा टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन, टर्म आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसे प्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और ये हो जाएगा, आप सोच के बताइए, v इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज द एंगुलर वेलोसिटी, यहां टाइम। ठीक है, ये है लीनियर वेलोसिटी, यहां सॉरी ये है लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। प्रेजेंटेशन है यहां अल्फा से, यहां ए से। क्लियर? तो बिल्कुल हम लोग ये काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेटरी मोशन में एस से होगा, रोटेशन में थीटा से प्रेजेंट करेंगे, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम होगा। लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, बिल्कुल सिमिलर सा टर्म है। हाँ, और भी कुछ अगर ये चीज हम लोग कंपेयर करना चाहें इसमें, जैसे कुछ फार्मूले हैं, आप लोग सोच रहे हैं सर आप तो ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ आ गए हैं तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर फिर आसानी होगी। ठीक है, हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ इसी तरीका से, अगर मैं फार्मूला बताऊं कि एक फार्मूला आपने पढ़े थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या यहाँ भी कुछ ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होगा, कंपेयर कीजिए, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड a एक्सेलरेशन, t इज द टाइम टेकन। बताइए इसके कंपैरिजन में यहाँ क्या होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी। इसका कंपैरिजन हमने कर दिया। ओके, और भी हमने पढ़े थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आप कंपेयर करके बताइए क्या होगा। s बोले तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, यहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी यू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है ये? मैं बिल्कुल कंपेयर करके बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक और फार्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां देखिए, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा।
कंपेरिजन किया है। यहां भी बोला जाए तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट। अब रोटेशन में आ जाओ, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, बताओ, अल्फा थीटा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो काइनेमेटिक्स वाले पार्ट हो गए, आपने अच्छी तरीका से कंपैरिजन सीख गए हैं। ठीक है, यूनिट भी आपको पता होगा, मैंने कई बार, रोटेशन हमने 2 बार पढ़ ली है ऑलरेडी। यहां भी देखो, यहां बताओ यूनिट क्या होगा, थीटा रेडियन में होगा, है ना, शॉर्टकट में इसे रेड लिखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी, रेड पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, और बाकी तो आप यूनिट बता दिया गया। एस डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में यूनिट होगी, मीटर पर सेकेंड होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, है ना। चलिए अब मैं इसके डायनेमिक्स वाले पार्ट में आता हूं। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। मैं ऊपर वाली चीजें रहने देता हूं, इसे थोड़ा रफ करता हूं। क्लियर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेट हो जाता हूं। ओके, अब मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछता हूं कि ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ फोर्स, एम आई राइट। ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराने के लिए देयर इज नीड ऑफ फोर्स। फोर्स चाहिए, हमें फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो और अगर मैं चाहता हूं कि एक्सेलरेशन ज्यादा हो एक गिवन मास पर, तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, एक फार्मूला था, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है कुछ। तो ये जो फार्मूला है बेटा कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां से बहुत ही क्लियर है कि मास जितना ज्यादा होगा एक गिवन एक्सेलरेशन के लिए फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझना मेरी बात को। मुझे 2 kg के ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट कराना है। देखना ना, अगर मैं बोलता हूं बेटा कि एक ब्लॉक है और इसका मास है 1 kg और हमें एक्सेलरेशन चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी बताइए मुझे। तो आंसर होगा सर F इज इक्वल टू m है, और यस m कितना है सर 1, और एक्सेलरेशन कितना है 1 ही चाहिए मुझे, तो फोर्स हो जाएगा 1 न्यूटन। बट मैं यही बात करता कि मुझे, सुना मेरी बात को, 2 kg के सब्सटेंस को एक्सेलरेट कराना है। कितने का, 2 kg। मैं यहां एक अलग बना लेता हूं, यहां है 2 kg, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कराना है वो सेम है, वो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार फोर्स क्या सेम होगा, तो आंसर है नहीं सर, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, बोले तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 न्यूटन। मीन्स मास ज्यादा हो गया तो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ा।
क्लियर है? कुछ ऐसी ही चीजें रोटेशन में भी होती है। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ टॉर्क। हमें टॉर्क के कॉन्सेप्ट में पढ़ा थे कि किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है तो जिस तरीका से ट्रांसलेट कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन द सेम मैनर रोटेट कराने के लिए टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? टॉर्क। टॉर्क को ऐसे लिखते हैं और फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है। ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। रोटेशन के केस में टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। समझिएगा मेरी बात को। जिस तरीका से ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, रोटेटरी मोशन के लिए मीन्स ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ टॉर्क। और फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। सेम नहीं, बोल सकते हैं कि सिमिलर है। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स मास जितना ज्यादा होगा आपको गिवन एक्सेलरेशन के लिए फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखो ना फॉर्मूले से, इसे मैं फिक्स कर दूं और मास बढ़ाऊं तो आपको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही यहां भी है। अगर आप चाहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहे और आप ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएंगे तो आपको टॉर्क भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों नहीं सर, हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं पता है, आप तो ऐसे ही बोल दिए। तो मैं अब इसे कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी ज्यादा होगी आपको टॉर्क उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब ये जो बात है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली, उसे अब सीखते हैं थोड़ा। पहले तो हमने ये जान लिया कि इसे बोलेंगे, ये हो गया टॉर्क। टाउ इज द टॉर्क, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। INERTIA और अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज। ठीक है, मास हमने पढ़ा था इनर्शिया से रिलेटेड, यहां मोमेंट लग गया पहले, टॉर्क तो यहां फोर्स के पहले मोमेंट लग गया। ठीक है, ओके। हम लोग आते हैं, अभी तो हमने बस ये सीखे थोड़ा कि ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी ज्यादा होगी आपको टॉर्क भी उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट के लिए तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके सीखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक पहले जनरल फार्मूला मैं बताता हूं और फिर मैं कुछ चीजों को याद करने के लिए बोलूंगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ कर देता हूं और इसे भी रफ कर दूं। हाँ, मेरे पास स्पेस हो जाएगा। तो जो जनरल फॉर्मूला टाइप का है और डेफिनेशन जो है वो ये है, देखना कि अगर कोई पार्टिकल, ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमने रोटेशन में बताए थे कि जिस गिवन एक्सिस के अबाउट पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट
रोटेट करता है, इसे बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर कोई पार्टिकल r डिस्टेंस पे है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस पार्टिकल का मास है m। सुनना आप मेरी बात को ध्यान से। अगर कोई पार्टिकल m मास का पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है, और डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है आप मैथ्स में जानते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से इस एक्सिस पे डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं तो यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल ऑन दिस लाइन। क्लियर? तो r इज द डिस्टेंस फ्रॉम मास। ओके, और मुझसे पूछा जाए कि अब बताइए इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आंसर होगा, इसको I से प्रेजेंट करेंगे, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर m मास का पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर है और पूछा जाए कि अब बताइए कि r डिस्टेंस पे है और वो रोटेट कर रहा है, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आंसर है एम आर स्क्वायर होगा। जहां पे I क्या है, तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड m इज द मास, r is the distance from the axis of rotation, distance from axis of rotation, axis of rotation, और यहाँ डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यूनिट क्या होगा, यूनिट देख लो, केजी मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल लेते हैं। सोचो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां से 1 मीटर अवे एक पार्टिकल है बिल्कुल पॉइंट साइज का, और उसका मास मैं लिख लेता हूं कितना, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 1 kg। और मैं अब पूछता हूं कि इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे परफॉर्म करेगा, है ना। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो आंसर होगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। m बोले तो 1, r बोले तो 1 का स्क्वेयर, तो आंसर हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वेयर। इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? और यही ऑब्जेक्ट को अगर 2 मीटर दूर रखा जाता तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता, पता है कितना, अगर इसको मैं 2 मीटर दूर रखता तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता 4 kg मीटर स्क्वायर। मीन्स मास वही है बट नाउ बिकम डिफिकल्ट टू रोटेट सिंस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेज। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। ठीक है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है। ठीक है, दीज ऑल आर द फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेगा। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 kg का सब्सटेंस है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में
हम लोग उसके शेप के बारे में डिस्कशन नहीं करते थे। 1 kg का तो है, अगर उसमें 1 kg का सब्सटेंस है, जैसे मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो सब्सटेंस का मास है 1 kg और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। पूछा जाए कि फोर्स कितना लगेगा तो आंसर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। आपका एक ही आंसर होगा सर 2 न्यूटन का। ठीक है, बट अगर सिचुएशन रोटेशन में हो, बोला जाए कि 1 kg का सब्सटेंस है, उसे रोटेट कराना है, कितना टॉर्क लगेगा, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है। जितना ज्यादा दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा इसका मतलब है टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। सेम एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो डेफिनेटली टॉर्क भी बढ़ेगा। ठीक है, रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए और टॉर्क आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाती है। हमें क्लियर? तो आपके माइंड में अब ये सेट हो जाना चाहिए कि जिस तरह से ट्रांसलेशन में मास का रोल होता है वैसे ही रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है। बट कुछ चीजों में ये अलग है। क्या अलग है? कि मास की तो अगर जो 2 kg है तो 2 kg रहेगा, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना, कि वो कहाँ रखा है, कैसे रखा है। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास नहीं, वो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो मास एक्सिस रोटेशन से कितना दूर है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आइए एक एक करके अब कुछ चीजों का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर पाए। उसको फाइंड करने का एक तरीका भी है, बट अभी फिलहाल आपको याद रखना है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक तो मैं ऐसा बता दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से सेम ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो है मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेन पॉइंट है। बोल सकते हैं कि शेप एंड साइज, है ना, वही शेप एंड साइज सेम ही, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्ट होगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उससे भी अफेक्ट होगा। शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करेगा। चलिए, तो मेन पॉइंट ये है। अब मैं एक एक करके आपको कुछ डेफिनेट और रेगुलर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता हूं। ठीक है, आइए। अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या ले लूं, मैं एक टेबल बनाता हूं ना। मैं कुछ ऐसे टेबल बनाने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट और यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। सुनिएगा, एक रिंग है, रिंग समझ रहे हैं ना, जिसके सिर्फ जो मास है वो सिर्फ पेरिफेरी पे है। एक रिंग है
जिसका मास है m और रेडियस है r, अगर इस रिंग को अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कराया जाए, देखो ऐसे, तो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन which is passing about its center of mass and normal to its plane, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर। दूसरा डिस्क है, ठीक है, तो एक डिस्क है, डिस्क समझ रहे हैं ना, पूरा एक प्लेनर सरफेस हो गया, इसका भी मास m है और रेडियस r है, और इसे भी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इसे भी ऐसा रोटेट कराया जा रहा है ऐसे। तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहां भी बनाता हूं इसे, ये डिस्क है, वही चीजें, आर रेडियस एम मास, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई अबाउट दिस एक्सिस, जो आपको फिगर बना के दिखाया गया है, ये हो जाएगा एम आर स्क्वेयर बाय 2। ठीक है, थोड़ा याद रखने वाली बात है, ये रिंग था एम मास का, मास एम ही है, बट ये मास सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी पे था, आर रेडियस है एम मास है, तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हुआ। बट अगर इसी मास को इस आर रेडियस का डिस्क बना दिया जाए, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें अलग हो गया। तो अभी तो आपको याद रखना है, इसे फाइंड करने के कुछ तरीके हैं, कुछ लॉजिक है, इंटीग्रेशन से हम लोग निकालते हैं, बट क्विकली आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए आपको इसको याद रखना है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय 2, और मीनिंग ये है कि इस डिस्क को अपने सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराया जाएगा, तो उस केस में पूछा जाएगा कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तब आपका आंसर होगा एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। am I क्लियर? चलिए, अब इसी तरीका से थर्ड मैं बात कर रहा हूं सिलेंडर, और कैसा, हॉलो सिलेंडर है, समझ रहे ना, हॉलो सिलेंडर है, ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप है बट हॉलो है, आर रेडियस है, और ऐसे रोटेट कराया जाए, एम मास आर रेडियस का एक हॉलो सिलेंडर है, रोटेट कराया जा रहा है। तो इस केस में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मैं यही लिख दूं, थोड़ी जगह की कमी आ रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। ठीक है, फोर्थ, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में मैं बना देता हूं यहां पर फिगर, इस बार ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, और इस सिचुएशन में अगर ये रोटेट करता है ऐसे, एम मास है और आर रेडियस है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वेयर, स्मॉल आर लिखा ना, यहां भी स्मॉल लिख देता हूं, एम आर स्क्वेयर बाय 2। बिल्कुल रिंग और डिस्क में कंपेयर करो, फिर हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में कंपेयर करो, है ना। एम मास का हॉलो सिलेंडर है और वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर। बट वही अगर जो सॉलिड सिलेंडर हो जाए
तो होगा mr² बाय 2। क्लियर? कैसे रोटेट करना है वो यहां देख लीजिए। अब ऐसा सिचुएशन होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। आई एम रिपीटिंग। ठीक है, अब एक और आते हैं, इसको रफ कर दूं। चलिए, हमने 4 तो डिस्कस कर लिए, कुछ और डिस्कस करते हैं आपके साथ। हाँ, तो आते हैं, अब मैं आपको बता दूं स्फीयर का 5th नंबर। यह है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर है और बिल्कुल इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हॉलो स्फीयर है, r रेडियस है और m मास है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इज इक्वल टू, हॉलो है ना, तो 2/3 mr²। एक हॉलो सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r है, अपने सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होगा। 6th, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर समझ रहे, पूरा भरा हुआ है। तो वैसे सिचुएशन में मैं बना लूं, ऐसे बना लूं, पूरे भरे हुए हैं बेटा, पूरा भरा, और इसे ऐसे रोटेट कराया जा रहा है ना। तो वैसे चलो मैं सीधा ही बनाता हूं, आप सोचोगे कि क्या बनाते हैं। एक स्फीयर है, बट ये सॉलिड है, पूरा भरा हुआ, r रेडियस का, m मास, ऐसे ही रोटेट कर रहा है वो भी। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट विल बी ये 2/5 mr²। ठीक है, याद रहेगा कि हॉलो स्फीयर अगर है वो अपने सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr²। ओके, एक और चीज, इसे रफ कर दूं। चल, अब और बात कर लेते हैं। रॉड, एक रॉड है और इसकी लेंथ L है, m मास का रॉड, और लेंथ है इसका टोटल, दिस इज L लेंथ। L लेंथ और m मास, और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। इन दैट सिचुएशन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml²/12। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा सर अपने मन से आप इतनी सारी चीजें लिखे जा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तो बेटा ऐसा है, अभी आप याद कीजिए, आपको बताएंगे कि ये फार्मूला आता कैसे। अभी तो आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा ml²/12। ठीक है, अब मैं यहां पे एक और सिचुएशन क्रिएट कर दूं कि इस रॉड को
अपने इंड के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। यहां भी लेंथ L है और मास m है, बट नाउ इट्स रोटेशन about an axis passing through its end and normal to this. अब इस सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये रॉड है ये भी, बट इस केस में रॉड कैसा रोटेट कर रहा है, तो एक एंड के अबाउट, ये नॉर्मल है, इसमें यहां भी नॉर्मल है। तो जब किसी एंड के अबाउट रोटेट करेगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। तो ऐसा केस को कैसे हैंडल करें, मैं कैसे याद रखूं फिर, या कोई फार्मूला है जिससे हम डायरेक्टली फाइंड कर लें? हाँ, तो इसके लिए हमें कुछ थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है कि जो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12, इस सिचुएशन में ml²/12 नहीं होगा। रीजन? तो रीजन सर बहुत ही आसान है कि इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है सेम मास सेम कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिखाएंगे। इसके लिए हमें थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे वाले सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस, तो आइए इस सिचुएशन को समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी हो एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, और इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है जिसका मास है m। क्लियर? और अबाउट दिस एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है। ओके, अब आपको अगर ये बोला जाए कि एक न्यू एक्सिस जो इससे d डिस्टेंस अवे हो, एक नया एक्सिस है, मैंने y डैश, इट इज अ न्यू एक्सिस, और ये एक्सिस पहले वाले एक्सिस से, कौन सा पहला वाला एक्सिस, तो जो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था, उससे अगर d डिस्टेंस अवे है, दिस डिस्टेंस इज d, और अगर इसके अबाउट आपको इसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस which is parallel to the axis passing through its center of mass, ठीक है, एंड d डिस्टेंस अभी। तो उस सिचुएशन में इस न्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी न्यू एक्सिस हो गया y डैश जो भी हो,
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। सुनिएगा, ये फॉर्मूला याद रखो, आई एम रिपीटिंग कि पहले से आपको एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और उसे मैंने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आई सी एम। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है एक अदर एक्सिस के अबाउट सेम ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो नया एक्सिस है वो पहले वाले से डी डिस्टेंस अवे है और इसके पैरेलल है। तब आंसर है कि इस न्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस एम डी स्क्वायर, एम मास है और डी सेपरेशन है। क्लियर? बाकी इसका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल आप एनसीईआरटी से एक बार कॉपी कर लेना, जो मैंने बोला इसी को आप वर्ड में लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया about any axis which is parallel to the axis passing through its center of mass is the sum of moment of inertia about center of mass plus बताओ md square, where m is the mass and d is the separation between the axis। एक एग्जाम्पल भी करते हैं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल भाई जो अभी मैंने डाउट में रखा था कि एक रॉड है और इस रॉड का मास m है और उसे उसका लेंथ l है, एक इंड के अबाउट रोटेट कराया जाए, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब थोड़ा सोचिए, अगर आपसे ये पूछा जाता कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अबाउट दिस, क्या आप बता पाते? तो आंसर है यस, it is m l square by 12। am I right? हाँ है ना? प्लेस होता अभी अभी हमने याद किए हैं। ठीक है, अब आपको एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इस रॉड के एंड से पास हो रहा है और सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा था उसके परपेंडिकुलर है, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था उसके परपेंडिकुलर है, सॉरी उसके पैरेलल है एक्सिस। तो कंपेयर कीजिए, क्या करें, ये सम होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। कंपेयर करके मुझे बताओ, अबाउट सेंटर ऑफ मास यू नो एम एल स्क्वायर बाय 12, नोट कर लो, क्या डाउट है इसमें। एम इसका मास है, रहने दो। यहां d क्या होगा, तो d होगा यहां पे l बाय 2, मिडिल से है ना, ये पूरा l था तो यहां तक क्या होगा, सेंटर ऑफ मास l बाय 2 पे होता है, तो l बाय 2, तो m l बाय 2 का स्क्वायर, सोल्व करोगे ना इट बिकम ml स्क्वायर बाय 3। आई होप आप इंजॉय किए होंगे इसको कि हाँ हमने एक नई चीज सीख गए। बोलो यस या नो। तो ये है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एम आई राइट। तो इसी थ्योरम को अप्लाई करके आपके साथ एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे रब कर दूं, इसको रब कर देते हैं और यहीं पे एक और एग्जांपल नंबर 2 इसमें लिख लो। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक रिंग बना लेता हूं बेटा, जैसा आपने पहले बनाए थे। एक रिंग है और मुझे फाइंड करना है इसके एंड के अबाउट।
अगर ये ऐसे ऐसे रिंग रोटेट करे, इसका मास m है और रेडियस r है, क्या होगा? अब थोड़ा आप सोच के बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बताइए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। करो, मैं नहीं कर रहा हूं, आप करो। पॉज करो और करो इसको। देखो, मैं एक छोटा सा डिस्क बना दिया हूँ, इसको रिंग बनाना चाहिए मुझे। चलो इसको रिंग बनाते हैं। रिंग बनाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। चलिए, मैंने थोड़ा ट्राई किया हूँ, बहुत छोटा हो गया बेटा, और बड़ा बनना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये रिंग हो गया ना, रिंग है। अब इस बार ये ऐसे है और कैसे रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 रोटेट करेगा, ठीक है, ये है पूरा, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो क्या होगा आंसर, अब बताओ। आई होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे। फिर वही लॉजिक लगाओ, इस नए एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए, तो अबाउट इट सेंटर ऑफ मास हमें पता हो, प्लस में md² लगा देंगे। आप मुझे बताओ, अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता? अगर रिंग है तो जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे, इसके अबाउट क्या होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए आप। तो आंसर है mr², ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, r है, यानी यहां d जैसा ट्रीट होगा क्या, r कैसा ट्रीट होगा, लाइक d। तो I सेंटर ऑफ मास हो गया mr², ठीक है। m तो मास है, d के जगह पे यहां r होगा, क्या हो जाएगा 2mr²। हाँ, होगा तो होगा, उसमें क्या है। तो देखो, मास वही है बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। आपको स्टार्टिंग में भी कॉन्सेप्ट सिखाया गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा, मास का कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल से आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। चलिए, एक और चीज मैं आपको सिखाता हूं, दूसरा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपके पास मैं ऐसा बनाता हूं कि एक कोई सोचो रिंग है, तो रिंग को एक बार, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो इस बार आप रिंग को ऐसा रोटेट कराएगा, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस, और इधर मैं बना रहा हूं और एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और अगर इसको रोटेट कराया जाए अबाउट वाई एक्सिस, है ना, ये प्लेन में एक्स और वाई है, तो एक्स के अबाउट ऐसे ऐसे, वाई के अबाउट ऐसे ऐसे। मैं अगर जो इससे कंपेयर करूं थोड़ा, ये तो शेप वैसा नहीं है बट सोचो दिस इज, मैं बना ना कुछ, मैं ऐसा करता हूँ ना, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तो क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी। कलर चेंज कर लेता हूँ, दिस इज डिफरेंट कलर। तो यहाँ भी मैं ऐसा ही रखता हूँ, लाइक वाई
लाइक एक्स मैं पेपर पे बना रहा हूं, ठीक है। इस बार इसे ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, ये हो गया अबाउट एक्स, ठीक है। इस सीन में इसे ऐसे रोटेट कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई डैश को मैं ऐसा लिखूं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश को मैं ऐसा लिखूं, क्लियर है। और मैं एक सिचुएशन देता हूं कि अब ऑब्जेक्ट को, थोड़ा ये 3D में है, जेड एक्सिस और जेड इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या मैं थोड़ा इस फिगर को अब ऐसे बना दूं, ये रिंग ही है और ये अगर मेरे लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जेड है, जेड और ये जेड डैश। प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, मेरे पास चलो एक और कलर है, नहीं हो पा रहा है, प्लीज कॉम्प्रोमाइज करना। चलो रेड तो है, रेड ये हमारे लिए जेड एक्सिस है। तो अबाउट जेड एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों का सम होगा। मीन्स मैं यहां लिखता हूं आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। ठीक है, वेयर एक्स वाई इज इन द प्लेन, एक प्लेन में हो और जेड दूसरे प्लेन में हो। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बिल्कुल थिन लैमिना है, सीट जैसा, उसकी कोई थिकनेस नहीं है, मीन्स उसको हम 2D में कंसिडर करें, कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मेरे लिए जेड है, मैं इससे क्लियर करता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ब्लैक एक्स है, मैं यहां लिख भी देता हूं, दिस इज जेड, ओके, नो दिस इज एक्स। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, आप लोग टेंशन में नहीं आओ, बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा। सुनना मेरी बात, अगर इसे अबाउट एक्स ऐसा रोटेट कराया जाए और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एक्स एक्स डैश, आई एक्स एक्स डैश, और जब इसे ऐसा रोटेट कराया जाए उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आई बाई बाई डैश, और आपसे पूछा जाए कि अगर मैं इसे जेड के अबाउट रोटेट कराऊं तो जेड ऐसा है, यानी ऐसा रोटेट कराऊं, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो आपका आंसर है कि पहले जो आया था अबाउट एक्स और अबाउट बाय उनका सम होगा। आई एम रिपीटिंग, अगर एक्स और बाय दो एक्सिस एक ही प्लेन में हो, जैसा देखिए एक ही प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है एक्स और बाय, और ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल अब मेन पार्ट पे आ रहे हैं, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे पे क्या ही हैं? परपेंडिकुलर हो, और इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ गिवन है, तो एक थर्ड एक्सिस जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो और इस थर्ड एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना हो, ये ऐसे आप रोटेट करें, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पहले दो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था उनका सम होगा। क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट टू, और वो फर्स्ट टू कैसा था? एक ही प्लेन में था और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर था, और इनके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है
तो इन दोनों का सम जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड एक्सिस होगा। और बोले तो कुछ ऐसा कि एक्स बाई एक प्लेन में है, जेड इस पे परपेंडिकुलर है, तो जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के सम के बराबर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं क्लियर करने के लिए, इसे एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि क्लियरिटी ज्यादा आए। मैं क्या करूं, चलो मैं ऊपर वाले को यहां रफ कर देता हूं, इस स्पेस को यूज करता हूं प्लीज। मैं आपके सामने एक डिस्क लेता हूं, ये डिस्क है। इस डिस्क को, ये रहा आपका बाई, कलर भी वही यूज करते हैं, बाई। वाई बाई डैश, ठीक है। ये रहा आपको एक्स, एक्स एक्स डैश, इस बार ऐसा रोटेट कराना है, इस बार ऐसा रोटेट कराना है। और अब पूछा जाए कि अबाउट जेड क्या होगा, जो इस पे परपेंडिकुलर जेड क्या होगा, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करें। थोड़ा लॉजिक लगाना, जो भी हो, अगर मैं एक्सिस, ये पूरा या स्क्वायर नहीं है, ये सोचो डिस्क है, तो अगर ये डिस्क है तो इसे अबाउट एक्स रोटेट कराओ या अबाउट वाई रोटेट कराओ, क्या मास कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये मैं बता रहा हूं ना, ये डिस्क मान लो तो ऐसे है, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ऐसे रोटेट कराओ या ऐसे रोटेट करो, दोनों ही केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। ओके, हमें नहीं पता कि जब डिस्क को मैं ऐसे रोटेट कराऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्लियर? क्योंकि आपको जो मैं अभी बताया हूं वो बताया था कि डिस्क को अगर ऐसे रोटेट कराया जाए, एक एक्सिस जो इस पे परपेंडिकुलर हो इसके प्लेन पे और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए बताया गया था mr²/2, बट ये ऐसा रोटेट करे तब। अभी देखो इस लॉजिक से भी आ जाएगा। हाँ, मैं आपको सिखा रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे आप ऐसे रोटेट करो या ऐसे रोटेट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने वाला है। किस केस में? डिस्क के केस में। और ये दोनों एक्सिस प्लेन में परपेंडिकुलर है, एक ही प्लेन में है और परपेंडिकुलर है, तो मैंने जूम किया कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसके अबाउट भी आई है। ये अबाउट वाई वाई डैश, इसे भी आई, क्योंकि ये दोनों इक्वली होने वाला है तो इसे भी ले लो आई। हमें अबाउट जेड जेड डैश फाइंड करना है, ठीक है, हमें अबाउट जेड जेड डैश फाइंड करना है। तो क्या हमारा आंसर होगा? अगर इस थ्योरम को देखें तो हमारा आंसर होने वाला है, अब मैं इसे थोड़ा रफ करता हूं, इसी स्पेस में मैं लिखूंगा। थ्योरम के अकॉर्डिंग अबाउट जेड जेड डैश होगा अबाउट एक्स एक्स डैश प्लस अबाउट वाई वाई डैश। तो अबाउट एक्स एक्स डैश कितना? आई प्लस आई, ठीक है। और आपको अबाउट जेड जेड डैश पता था, ये तो पता ही था। आपको क्वेश्चन दिया जाता कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जो इसके प्लेन से पास करे और सेंटर ऑफ मास से, इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर नहीं हो तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो इसके डायमीटर से पास कर रहा हो एक एक्सिस, उसके अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। देखो इसके अबाउट पता है ना कितना, mr²/2, तो यहां से mr²/2 इज इक्वल टू 2i, कितना हो जाएगा mr²/4 इज इक्वल टू i।
ये हो जाएगा आई एक्स एक्स डैश और यही होगा आई वाई वाई डैश। काम आ गया। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या होगा, तो आंसर होगा m/2/4। और अभी जो बताया था टेबल में वो था अबाउट एन एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। यानी जो m/2 आपने पढ़े थे m/2/2, वो सोचो अगर ये x है ना, ये x है, ये y है, मैं इसे ऐसे रख दिया, और ये z है, तो z के अबाउट आपको पता था, आपको x के अबाउट नहीं पता था। यानी कि जो इसके प्लेन से पास कर रहा है एक्सिस और सेंटर से पास कर रहा है उसके अबाउट नहीं पता था। आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के उसे फाइंड कर लिया। ठीक है। अब पूछा जाए कि एक डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या होगा, तो m/2/4 होगा। और आपके पास लॉजिक भी है कैसे होगा। क्लियर? आई होप आप कुछ कुछ समझे होंगे। चलो, क्लियर? इसको रफ करता हूं। तो आज आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम भी पढ़े आपने कि कैसे डिफरेंट केस में फाइंड करेंगे। ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए कि जनरल क्या फार्मूला होता है, तो मैं ऐसे बोलूँगा। सोचो कि एक एक्सिस है और m1 मास है, r1 डिस्टेंस पे, m2 मास है r2 डिस्टेंस पे, इस तरह से m3 मास है r3 डिस्टेंस पे, और इसके अबाउट ये सारे रोटेट कर रहे हैं। तो एक टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। अगर जो n डिस्क्रीट पार्टिकल हो तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है। बाकी आपको एक स्पेसिफिक कन्फिगरेशन ऑफ बॉडी के लिए कुछ फार्मूले बताए, कुछ थ्योरम बताए। क्लियर? ओके, तो मैं इसे रफ करता हूं। हाँ, तो आपको सिखाया गया क्या क्या। एक तो टॉर्क होगा, फार्मूला हो जाएगा आई अल्फा। उसी तरीका से लिनियर एंगुलर मोमेंटम एल से लिखेंगे और ये हो जाएगा आई ओमेगा। कंपेयर करो, एफ इज इक्वल टू एम ए और यहाँ है पी इज इक्वल टू एम वी। यह एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम, और यह है लीनियर मोमेंटम। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। तो मैंने कंपेयर करके कुछ चीजें आपको सिखाने की कोशिश की। ठीक है, अब इतना ही, वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? ओके। बस मैं आपको एक होमवर्क दिया हूं कि एक सॉलिड स्फीयर है, ध्यान से सुनना। एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m, रेडियस r, इसके पेरिफेरी को टच करके एक लाइन है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल है। तो इस न्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, तो प्लीज डू एंड सेंड ऑन माय व्हाट्सएप। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।